कानपुर में 3 जून को हुए पथराव के इस मामले में पुलिस ने 40 मुश्तबा अफराद के पोस्टर्स जारी किए हैं। पुलिस ने इस पोस्टर में लिखा कि इन मुश्तबा अफराद से मुताल्लिक मालूमात फराहम कराने वालों की पहचान खुफिया रखी जाएगी। पुलिस ने ये तमाम तस्वीर वीडियो से निकाल कर जारी की है। पुलिस ने पोस्टर में मोबाइल नंबर भी जारी किया है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 38 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। कानपुर में हुए पथराव और बवाल मामले में डीएम कानपुर ने केडीएम को जांच का हुक्म दे दिया है। नई सड़क इलाके में इमारतों से होने पथराव की जांच के केडीएम करेगी। केडीए ने एक कमेटी बनाई है। कमेटी गैर कानूनी तरीके से बने इमारतों पर कार्रवाई करेगी। और लखनऊ से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। लखनऊ में रियासती वजीर बराए हज दानिश आजाद और हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने काफिले को हरी झंडी दिखाई। पहले दिन 2 परवाजों से 361 आज़मीन रवाना हुए। दिल्ली से भी आज सैकड़ों आज़मीन हज मुकद्दस सफर पर रवाना हुए। ईद उल अजहा से पहले मालेगांव शहर में पुलिस अलर्ट हो गई है। गाय की नस्ल के ज़बीहा पर पाबंदी है, इसलिए उन जानवरों का शहर में लाना या उनका ज़ुबाह करना ममनू है। शहर के मोमिनपुरा इलाके से पिछले दिनों मालेगांव शहर पुलिस स्टेशन के अमले ने एक शेड से करीब 12 गाय की नस्ल के जानवरों को बरामद किया। इन जानवरों के जब्त कर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और जानवरों को गौ रक्षकों के हवाले कर दिया। ईद उल अजहा से कबल पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। कल रात मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक मोमिनपुरा एरिया आता है, वहाँ पर कुछ जानवर गोवंश के जो मांस के लिए कुछ लोगों ने जानवर वहाँ इकट्ठा किए, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी। तो रात में हमने हमारे ऑफिसर और कर्मचारियों को भेज के वहाँ पर रेड किया। 12 बड़े जानवर हमने ताबे में लिए हैं। उनके ऊपर महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा 5B और उल्लंघन का 9A की तहत हमने उनके ऊपर गुना दाखिल किया है। टोटल 12 जानवर हमने ताबे में लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए उनको जो गो रक्षक है उनकी ताबे में दिया है। कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामी ममालिक के दबाव में पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी की तर्जमान नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई का सऊदी अरब ने खैर मकदम किया है। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने ट्वीट करते हुए अहानत रसूल की सख्ती से मजम्मत की है और इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया कि तमाम मज़ाहिब और अकायद का एहतराम किया जाए। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सिफारतकार को इस मामले में तलब किया है और अहानत रसूल की सख्ती से मजम्मत की है। दूसरी जानब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और PTI के सदर इमरान खान और PPP लीडर बिलावल भुट्टो ने भी नुपुर शर्मा के जरिए रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की सख्ती से मजम्मत की है और मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला करार दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल ट्विटर पर बीजेपी के मुअत्तल और निकाले गए रहनुमाओं के पैगंबर इस्लाम के बारे में किए गए हालिया रिमार्क्स की मजम्मत की थी। उस पर आज वज़ारत खारजा हिंद ने जवाब दिया है। वज़ारत खारजा हिंद के तर्जमान अरिंदम बागची ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों समेत अक़लियतों पर मुनज़्ज़म जुल्म व सितम का मुशाहिदा कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। ये पाकिस्तान के बिल्कुल बरक्स है, जहां जुनूनियों की तारीफ की जाती है और उनके एजाज में यादगारें तामीर की जाती हैं। बागची ने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो प्रोपेगेंडे में मुलविस होने और हिंदुस्तान में फ़र्क वाराना तफरीक को हवा देने की कोशिश करने के बजाय अपनी अक़लियती बिरादरियों की हिफाजत, सलामती और बहबूद पर तवज्जो दे। OIC के जनरल सेक्रेटरीट के हालिया बयान से मुताल्लिक मीडिया के सवालात के जवाब में वजारत खारजा के तर्जुमान ने OIC के जनरल सेक्रेटरीट से हिंदुस्तान पर बयान को गैर ज़रूरी और तंग नज़र तबसरों पर मुश्तमिल करार देते हुए बयान को मुस्तरद कर दिया।
उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। अरिंदम बागची ने कहा कि तौहीन आमेज ट्वीट्स और तबसरे जो किसी मजहबी शख्सियत की तजलील करते हैं, बाज़ अफराद की तरफ से किए गए थे, वो किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख्यालात की अक्कासी नहीं करते। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा तंजीमों की जानिब से उन अफराद के खिलाफ पहले ही सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने OIC सेक्रेटरीट पर जोर दिया कि वो अपने फ़र्क़ाना अंदाज को अपनाना बंद करे और तमाम अक़ायद और मज़ाहिब का एहतराम करे। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें अब नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने नुपुर पर बीजेपी की कार्रवाई को यूपी के वजीर दयाशंकर सिंह के बहाने महज धोखा करार दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी को न सिर्फ नुपुर शर्मा पर मुअत्तली का दिखावा कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि कानूनी कदम उठाना चाहिए। मुतनाज़ा बयान पर बीजेपी से मुअत्तली तो उनकी भी हुई थी जो आज उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में वजीर बने बैठे हैं। कांग्रेस बीजेपी की कार्रवाई को बैरूनी ताकत को दबाव में उठाया गया कदम करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने यूपी हुकूमत को नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ केस दर्ज करने का चैलेंज किया है। पैगंबर इस्लाम के बारे में तबसरे के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी तर्जुमा नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हो रहा है। इस मामले पर AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के मुसलमानों की बात आती है तो PM मोदी उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तजलील का इल्जाम लगाया। की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। और RJD लीडर मनोज झा ने कहा कि बीजेपी की जानिब से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को मुअत्तल करने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी इख्तिदार जमात आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहती है तो पहले मुल्क में अमन व अमान को यकीनी बनाए। बहुत बड़ी इकोसिस्टम एक तरह से खराब हो रहा था। नुपुर शर्मा हो या कोई एक जिंदल साहब हैं, वो अकेले नहीं। शाम 7 बजे के बाद इस देश में जो टीवी में नुमाइश चलती थी उसमें सारी मर्यादाएं टूट गई थी। लोगों ने देश में प्रतिरोध किया, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब दुनिया में प्रतिरोध होने लगा तो शायद समझ में ये बात आई कि ऐसे आज के दौर में चीज़ें चल नहीं सकती। मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद बाकी पार्टी भी ये तय करे कि हमारे मुल्क का जो 75वें वर्ष में आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसमें वैमनस्य, घृणा, द्वेष की जुबान के लिए कोई स्पेस ना हो। जब तक ये इसको हम
एक कॉमन मिनिमम चीज के लिए एक्सेप्टेंस ना हो कि और जो कोई बोले पार्टी उस पर तुरंत कार्रवाई करे, ये ना कहे कि ये फ्रिंज है, क्योंकि आज भाजपा में फ्रिंज और मेन स्ट्रीम का फर्क बड़ा मुश्किल हो गया है। मंत्री लोग किस तरह के बयान देते हैं, मैं समझता हूं कि इस पर गंभीर चिंतन के बाद पहलकदमी की आवश्यकता है, सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में बीजेपी की करतूतों की वजह से हिंदुस्तानियों का सर शर्म से झुक गया है। भारतीय जनता पार्टी को नफरत की ट्रेनिंग देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उनकी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो पूरे देश में नफरत का बीज बोने का काम करती है, दूसरे धर्मों को अपमानित करने का काम करती है। और इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को शर्मिंदा होना पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 75 वर्षों की आजादी में मैंने कहा तो आपसे, इतनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, भारत को शर्मिंदा करने की कार्रवाई किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की जितनी नरेंद्र मोदी जी ने अकेले की है। आज हमारे राजदूतों को बुला बुला के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। 130 करोड़ भारतीयों का सर शर्म से झुक गया मोदी जी और उनकी पार्टी की वजह से, मोदी जी के कारनामों की वजह से। तो ये एक बहुत, आप सोचिए, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग, भारत के लोग, उनके सामानों का बहिष्कार हो रहा है। भारतीयों को कितना अपमानित महसूस करना पड़ रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में। पूरी दुनिया में आप भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती करा रहे हैं भारत की। तो ये कोरी बयानबाजियां, इससे कोई काम चलने वाला नहीं है। असली चेहरा जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का है वो सामने आ चुका है। और आप देख रहे हैं कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को छुपाने के लिए सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है सत्येंद्र जैन के घर पे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करने आए धर्मेंद्र यादव ने मरकजी और यूपी की योगी हुकूमत को निशाना बनाया। लोगों से झूठ बोला है, रोजगार के झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी के झूठे वादे किए, सबका साथ का नारा देके लोगों के साथ भेदभाव किया। चुनाव आता है तो महंगाई घटती है और चुनाव खत्म होते ही महंगाई बढ़ जाती है। चुनाव आता है तो फ्री के राशन की एक योजना चलाई जाती है और चुनाव के बाद उसकी समीक्षा की जाती है कि किसी के घर में साइकिल तो नहीं है, किसी के घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान तो नहीं है। तो हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ये मेरी खुशनसीबी है, मेरा सौभाग्य है कि आजमगढ़ के लोगों ने ऐसी ताकतों को कभी पनपने नहीं दिया और आजमगढ़ के लोगों ने पनपने नहीं दिया है। अभी तक का इतिहास है और हमें यकीन है कि हमारा ये इतिहास लगातार आजमगढ़ में बरकरार रहेगा। रामपुर से समाजवादी पार्टी की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात में आसिम रजा को उम्मीदवार बनाया गया है। आजम खान आज उनके लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आसिम रजा एक भरोसेमंद साथी हैं और सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी है। हमने आपके भरोसे पर
खराब करने की कोशिश की है और दुआ करिए ये सरमानी के सिवा कहीं ना झुके और ऐसे झुकने की नौबत आए तो ये सर धड़ पर न रहे। हमारे एक बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आसिफ बरादरी। ये चुनाव हम आसिफ बरादरी साहब को लड़ाना चाहते हैं और आपसे अपनी तकलीफों का हिसाब लेना चाहते हैं। ईडी ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। मलिक और देशमुख ने महाराष्ट्र में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में वोट डालने की इजाजत मांगी है। इस मामले में ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है। समाअत की अगली तारीख 8 जून है। एनसीपी के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की मरकजी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तारियों पर बयान दिया। सुप्रिया सुले के मुताबिक नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कुछ नहीं किया, वो जेल में फंसे हुए हैं। देशमुख खानदान पर 109 बार छापेमारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह दी जानी चाहिए। सुप्रिया सुले ने दावा किया कि आज या कल अदालत नवाब मलिक और अनिल देशमुख को क्लीन चिट देगी। एनसीपी लीडर ने कहा कि मजीद कहा कि जो मरकज के खिलाफ बोलता है उस पर छापा मारा जाता है। हमारे दो नेतागण जिन्होंने कुछ नहीं किया वो दोनों जेल में फंसे हैं। ये बहुत बुरी बात है, लेकिन मुझे विश्वास है कि कोर्ट से हमको आज नहीं तो कल ज़रूर न्याय मिलेगा। और आप ये रिकॉर्ड करके रखिए, जब दोनों बाहर आएंगे और उनको क्लीन चिट मिलेगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग ज़रूर आप बजाएं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पूरी केस पता है, दोनों केस में क्या हो रहा है। और जिस तरह से केंद्र सरकार जो उनके खिलाफ बोले, आप देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए, देश में जो देश केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसी के ऊपर रेड है। इनकी आप देख लीजिए, इनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का में डालना चाहिए। 109 बार देशमुख फैमिली के यहाँ रेड हुई है, 109। तो 108 बार क्या कर रही थी जब रेड कर रहे थे? 109 बार करनी पड़ी क्योंकि 108 बार कुछ मिला ही नहीं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। दिस इज जस्ट शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग, एक बात। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्य लगता है कि जिस आदमी पे ही सारे आरोप है वही आज माफी का साक्षीदार हो रहा है। आप सोचिए, और ये हमारे नेता इसलिए नहीं, दिस इज जस्ट लॉजिक कि जिस आदमी पे 10 गुने हैं, जो खुद कबूल भी कर चुका है, और वही आज माफी का साक्षीदार कैसे बन सकता है? ये कौन सा न्याय है? और ज़रूर मैं माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर से पूछूंगी जब दिल्ली जाऊंगी और पार्लियामेंट में बोलूंगी कि मोदी जी आप ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? और मैं मोदी जी से नाराज़ नहीं हूँ, मैं मोदी जी से हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है देश में। तिरुवनंतपुरम में पीएफआई ने सीएम हाउस तक एहतजाजी मार्च निकाला। इस एहतजाजी मार्च के दौरान पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने पीएफआई कारकुनों पर पानी की तेज बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे। एहतजाजी पीएफआई यूनिट्स पर हो रही कार्रवाइयों पर सवाल उठा रहे हैं। केरल की रियासती हुकूमत की तरफ से पीएफआई पर जारी कार्रवाइयों को आरएसएस की मां पर उठाए जा रहे इक़दामात से ताबीर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के नतायज का ऐलान किया गया है। रियासती वजीर तालीम बोत्सा सत्यनारायण के हाथों नतायज जारी किए गए। इस बार भी लड़कियों ने ही बाजी मारी। 10वीं जमात के इम्तिहान में इस बार भी लड़कियों की कामयाबी का फीसद 70 है, जबकि 64% लड़के कामयाब हुए हैं। रियासत भर में जुमला 6,15,908 तलबा इम्तिहान में शरीक थे, जबकि 4,14,281 तलबा कामयाब हुए। जिला प्रकाशम को पहला जबकि अनंतपुर को आखिरी मकाम हासिल हुआ। वज़ीर तालीम ने बताया कि आइंदा माह की 6 से 15 तारीख तक 10वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद होंगे।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी की उम्मीदवार श्रुति शर्मा के यूपीएससी में टॉप करने के बाद जामिया में खुशी का माहौल है। श्रुति शर्मा ने अपनी कामयाबी के पीछे जामिया के आरसीए का बड़ा हाथ बताया। फैकल्टी ऑफ इंजीनियर्स में मुनक्किदा प्रोग्राम में वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने कहा कि एक बड़ी कामयाबी है और कोई भी इसे मेहनत करके हासिल कर सकता है। Everyone in this entire journey, because this supposed position as UPSC topper is often a matter of hard work as well, but also the support of so many people who stand alongside you all throughout, as well as a matter of luck as well, because often these ranks are a matter of accident and someone else might have been standing today if one question or if I wasn't well on a certain day, or if my mind was somewhere else at some other point. So I thank the universe, I thank all of you, I thank my parents who sadly couldn't be present here today because of other commitments. I thank my friends who have been with me through this journey, and most of all, I thank my teachers. Residential Coaching Academy has been a very important part of my UPSC journey, and the teachers there have been supporting me at every step of the way. श्रुति शर्मा फर्स्ट रैंक पे आई है, वो खुद ही एक इंस्पिरेशन है हर एक के लिए, और उसको हम लोग काफ़ी हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो हर नए बच्चे को, या जो पढ़ रहे हैं बच्चे या अब एग्ज़ाम दे रहे हैं ये कैरियर आरसीए वाले, वो इनकरेज हों और वो भी कोशिश करें कि ये आ सकती तो हम भी आ सकते हैं। और हर एक आदमी फर्स्ट रैंक पर नहीं पहुंचता है, कुछ लोग पहुंचते हैं, मगर वो ऑर्डिनरी ही लोग होते हैं, और वो ऑर्डिनरी उस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर जाते हैं, तो जिसकी एबिलिटी हर एक में होती है। तो मेरी कोशिश है कि हर एक बच्चा इसी से इनकरेज हो। गुजरात एजुकेशन बोर्ड की तरफ से मुनक्किदा 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इस मरतबा 65.18% नतीजा रहा। जिला सूरत में सबसे ज्यादा 75.64% तलबा कामयाब हुए, जबकि पटन में सबसे कम 54.29% कामयाब तलबा हुए हैं। इस बार लड़कियों ने लड़कों के मुकाबले 11.74% ज्यादा स्कोर किया है। रिजल्ट आया है, क्या कहोगे? PR 88.33 आया है। क्या कहोगे, कैसी मेहनत थी? मेहनत तो अच्छी थी, दिन के 3-4 घंटे पढ़ते थे, इसलिए अच्छे आए तक। कितने संतुष्ट हो परिणाम से? परिणाम से तो ज़्यादा संतुष्ट। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था कि इतना रिजल्ट आएगा, वैसा ही आया है। 86% और 96 परसेंटाइल आया है। और इसके लिए मैंने जितनी मेहनत की थी, मैं दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता था, और मेरे कोरोना की वजह से मेरे लिखने की प्रैक्टिस छूट गई थी। वो मैंने लिख के पेपर्स लिखे, फिर प्रैक्टिस की और उससे वापस आई है। वेरी फर्स्ट टाइम बच्चों को जो है स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स दिया गया था, और बेसिक मैथ्स के नज़र में रखते हुए बहुत ही अच्छा रिजल्ट कहा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि मैथ्स और साइंस का जो भी रिजल्ट होता है वो ही बोर्ड का या स्कूल का रिजल्ट रहता है। तो मैथ्स और साइंस में बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बेसिक मैथ्स के ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा किया है, और सभी बच्चे और पेरेंट्स काफ़ी खुश है। धीरे धीरे रिजल्ट आ रहे हैं वेबसाइट पे से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालियात और कारपोरेट उमूर की वजारतों की हफ्ता तकरीब का इफ्तिताह किया। साथ ही सरकारी योजनाओं के ताल्लुक से जन समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने ₹1, ₹2 और ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्कों की खुसूसी सीरीज भी जारी की। पीएम मोदी ने कहा कि जिसने भी आज़ादी की तवील जद्दोजहद में हिस्सा लिया, उसने इस तहरीक में एक मुख्तलिफ जहद का इजाफा किया और इसकी तमन्नाई में इजाफा किया। किसी ने सत्याग्रह का रास्ता इख्तियार किया, किसी ने हथियारों का रास्ता, किसी ने ईमान और रूहानियत का रास्ता इख्तियार किया, और कुछ ने फिक्री आज़ादी के शोले को जलाने में मदद की। पीएम मोदी ने कहा कि इसीलिए आज हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं। हर मुल्क के बाशिंदे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी सतह पर मुल्क की तरक्की में खुसूसी ताउन करें। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी एक खत के जरिए दी गई। जब सलमान खान के वालिद सलीम खान सुबह जॉगिंग के लिए गए तो वो बेंच पर बैठे हुए थे। उन्हें एक खत मिला जिसमें उन्हें उनके बेटे सलमान खान को धमकी दी गई थी। इस खत में लिखा गया कि सलमान खान को भी सिद्धू मूसेवाला ही जैसा हाल करेंगे। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है।
बांद्रा पुलिस ने नामालूम शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने अदाकार सलमान खान की रिहायशगाह का दौरा किया। वहीं महाराष्ट्र की वजारत दाखिला ने सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।